क्रिप्टो वाले आजकल बड़े मजे में हैं। आजकल क्या बल्कि पिछले 2-3 महीनों से यहाँ सब कुछ मस्त चल रहा है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। डेटा सेज की 97% से ज्यादा जो बिटकॉइन एड्रेसेस है वो प्रॉफिट में है। मतलब इतने दिन से बियर मार्केट में सब पेशेंस रख के बैठे हुए थे एंड अब रिवॉर्ड मिल रहा है इनको। एंड ये बियर मार्केट आप देखो ना 900 दिन से ज्यादा चली है एंड अभी तो यार हाविंग भी बाकी है। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो आज का वीडियो जो है वो भी आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम क्रिप्टो पर आ रही कुछ बड़ी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे बिटनिंग फाउंडर एंड वेब3 एजुकेटर काशिफ रजा के साथ। हाय काशिफ भाई, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। हेलो अयास भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों बाद आपने बुलाया एंड आई एम डूइंग ग्रेट। खासकर क्रिप्टो भी अब अपना, आप देख रहे हो कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है, तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ग्रेट टाइम और आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच। काशिफ भाई, बिटकॉइन $68,000 पे 16,000 से वापस अपने ऑल टाइम हाई पर, क्या कहेंगे आप? जब पहले आपसे बात हो रही थी तब मार्केट की हालत कितनी खराब थी यार। ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे कि भाई क्रिप्टो खत्म हो गया। सो आज क्या कहना है? या सो आई रिमेम्बर कि चेतन भगत जी ने जब मार्केट एकदम डाउन जा रही थी और जब बेयर मार्केट थी, बिटकॉइन 20-25 हज़ार डॉलर के आसपास आ गया था, तो एक आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत बड़ा, जिसमें लिखा था कि क्रिप्टो इज डेड। और इस तरह से वो पहले इंसान नहीं थे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्शन दी कि बिटकॉइन विल बी डेड वेरी, और क्रिप्टो विल बी डेड ओवरऑल। और ऐसा अगर बिटकॉइन के बारे में बोल देखा जाए तो 400 450 से ऊपर ऐसे आर्टिकल्स या अलग अलग फोरम्स में जब से बिटकॉइन बना है, तो करीब उसके 14-15 साल के इतिहास में ये ऐसा 480 बार हुआ है कि जब अलग अलग बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये बोला कि बिटकॉइन इज डेड। एंड बिटकॉइन को ये आदत पड़ गई है। और आज जब बिटकॉइन ने सबको गलत साबित कर दिया और वापस से वो अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो ये फैक्ट है कि बिटकॉइन अपना काम कर रहा है। वो उसका काम है कि वो एक डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर एक पेमेंट नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। वहाँ पे लोग 24 घंटे वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब किसी देश के किसी कोने में लोग सोते हैं तो किसी कोने में जगह होते हैं, तो नोड्स कहीं पे जब सोती हैं तो कहीं पे नोड्स एक्टिव हो जाती हैं। माइनर्स कहीं पे इनएक्टिव होते हैं तो कहीं पे माइनर्स एक्टिव हो जाते हैं। माइनिंग रिग्स 24 घंटे चल रही हैं, हैश रेट जनरेट हो रहा है। और बिटकॉइन का नेटवर्क की खासियत ये है कि वो बड़ा कंसिस्टेंट है। वो डिजाइंड इस तरीके से है कि हर चीज उसमें प्रिडिक्टेबल है और कोई चीज उसमें चेंज नहीं हो सकती। 21 मिलियन बिटकॉइन आने हैं। सप्लाई डिफ्लेशनरी है। हार्वनिंग का एक स्केड्यूल है। ब्लॉक्स जो है वो हर एवरेज 10 मिनट पे आते हैं। तो अगर आप देखो, जब कोई एसेट इतना प्रेडिक्टेबल होता है और वो अपनी उसकी जो लिंडी इफेक्ट है उसके ऊपर, लिंडी इफेक्ट का मतलब है कि भाई उसकी जो रेजिलियंस है नेटवर्क की, इतने सालों से वो शो कर रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल कमोडिटी की श्रेणी में आता है। और इसको समझने में इसलिए देरी लग गई क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। इससे पहले जब से वॉल स्ट्रीट बनी है, जब से ट्रेडिशनल फाइनेंस बना है, तो मार्केट्स ने शेयर्स देखे थे, डिबेंचर्स देखे थे, स्टॉक्स देखे थे, बॉन्ड्स देखे थे, ईटीएफ्स देखे थे, स्वाप्स देखे थे, फ्यूचर्स मार्केट देखी थी, डेरिवेटिव देखा था, मनी मार्केट देखा था, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट देखे थे। और उसमें कोई गलती नहीं है कि अब उनको ये समझने में देरी लग गई कि वॉल स्ट्रीट पे जितने प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके अलावा भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, उनके अलावा भी एक कमोडिटी हो सकती है। जो कमोडिटीज आपकी गोल्ड, ऑयल या सिल्वर या जितनी भी कमोडिटीज के अलावा भी एक कमोडिटी हो सकती है, और वो है डिजिटल कमोडिटी जिसका नाम है बिटकॉइन। और डिजिटल कमोडिटी को जिस तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एम्ब्रेस किया, उससे एक तरीके की स्टैंप लग गई। और अब हम ये देख रहे हैं कि नेट के अंदर, नेट नेट मतलब जब मैं नेट में कह रहा हूं कि ऑब्वियसली बिटकॉइन के ईटीएफ्स के अंदर कुछ इनफ्लो हो रहा है तो कुछ आउटफ्लो भी हो रहा है, जैसे जो ग्रे स्केल का ईटीएफ है। तो मैं आपको सिर्फ नेट की फिगर बता रहा हूं कि
7-7.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है, जो 32-33 दिन जो बिटकॉइन के ईटीएफ की जो ट्रेडिंग डेज हैं, जब से वो लॉन्च हुआ है तब से उसमें जो ट्रेडिंग डेज हैं उसमें 7.5 बिलियन के आसपास उसमें एंट्री हो चुकी है फंड्स की। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो गोल्ड ईटीएफ है उसमें कंसिस्टेंटली ये देखा जा रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, और जो बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है उसके अंदर इनफ्लो हो रहा है। तो अब समझा ये जा रहा है कि जो गोल्ड का जो ईटीएफ है उसको सिल्वर के ईटीएफ को तो ये बहुत पहले टेक ओवर कर चुका था, बहुत जल्दी ये गोल्ड के ईटीएफ को भी टेक ओवर कर देगा, और गोल्ड का जो जितना भी मार्केट है वो बिटकॉइन के अंदर आता दिख रहा है। ओके काशिफ भाई, अभी तो बिटकॉइन हाविंग भी बाकी है एंड एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई अभी तो बुल रन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो बस पुराने जो हाई है वही वहां पे बिटकॉइन पहुंचा है। सो आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली अभी तो काफी मेजर इवेंट्स जो 2024-25 के बाकी हैं, जिसमें से हार्वनिंग एक इवेंट है, 1 जनवरी 2025 से अकाउंटेंसी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग यूएस के अंदर जो चीजें हैं उसमें काफी चेंज हुआ है, कि बिटकॉइन को आप फेयर मार्केट वैल्यू पे बुक्स में दिखा सकते हैं। अभी क्या होता है, ऑल टाइम लो जो वैल्यू है उस पे दिखाना पड़ता है। तो ये कितना, मतलब एक अटपटा सा कानून है जिसको अभी कंपनीज वहां फॉलो कर रही हैं। 1 जनवरी से ये चेंज हो रहा है, 1 जनवरी 2025 से जो करंट वैल्यू है मार्केट की उसमें आप बुक्स में दिखा सकते हो। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बिटकॉइन को किसी ने $40,000 पे लिया और वो हो गया 65,000, तो 25,000, वो 65,000 अपनी बुक्स में नहीं शो कर सकता। उसको शो करना है, अगर सपोज 40 से 35 गया था तो 35 शो करना है। माइक्रो स्ट्रेटेजी अपनी बुक्स में आज भी बिटकॉइन को $16,000 पे शो करना पड़ता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो बुक्स है उसमें वो प्रॉफिट में है, लेकिन वो लॉस में शो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स इन द यूएस, बिकॉज इसको एक स्पेकुलेटिव एसेट क्लास माना गया है। सो ये बुलिश साइन होगा 1 जनवरी के बाद। कोई भी कंपनी बिटकॉइन को लेके उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे उसको बुक्स में दिखाएगी, तो एक तो ये बहुत बुलिश साइन है। हार्वनिंग के बाद सप्लाई शॉक हो जाएगा। मतलब आप सोचो कि दिन के 10,000 बिटकॉइन एब्जॉर्ब हो रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ कंपनीज के द्वारा। मार्केट में बिटकॉइन है 900, और ये 900 गिर के अब हो जाएगा 450। सो आप देखो ना कि आने वाले टाइम में, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि फोमो करना है आपको। सिनारियो 2024-25 में अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि हर 4 साल में से 1 साल मार्केट डाउन होती है और 3 साल अच्छा परफॉर्म करती है, और अभी ये बियर मार्केट से निकल के आई है मार्केट। तो अभी इस मार्केट के अंदर वापस बेयर मार्केट में जाने के चांसेस कम है। अभी इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि हार्वनिंग के बाद देखा गया कि जो साइकिल्स हैं पिछली, उन्होंने ये बताया कि ऑल टाइम हाई के बाद बिटकॉइन हैज जनरली परफॉर्म वेल बिकॉज ऑफ द सप्लाई शॉक, एंड डिमांड हमेशा रहती है। तो ये है काशिफ भाई, बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो अभी भी काफी कम है कंपेयर टू अदर एसेट क्लास, $1 ट्रिलियन पे है। अगर हम लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की बात करें तो नेक्स्ट 5 साल में या फिर एक डिकेड में बिटकॉइन का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन क्या करने वाला है? आप देखो ना, आप देखो कि अगर गोल्ड कहीं देखो, सबसे पहला इसका कंपटीटर कौन है, मतलब जो सबसे पहले जिसको ये टारगेट कर रहा है वो गोल्ड को कर रहा है। अगर गोल्ड का जो टोटल मार्केट कैप है वो 12.5-13 ट्रिलियन के आसपास है, और बिटकॉइन अभी 1 ट्रिलियन पे है मार्केट कैप। तो अभी गोल्ड, तो इसका सबसे पहले इसको फ्लिप करना है, और बिटकॉइन के ईटीएफ ने ऑलरेडी गोल्ड के ईटीएफ को फ्लिप करने ही वाला है। कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में आपको सुनने को मिल जाएगा कि गोल्ड का ईटीएफ फ्लिप हो गया, राइट। सो अगर वो फ्लिप होते ही फिर वो जो फिजिकल गोल्ड है, राइट, उसको अगर इसने फ्लिप कर दिया या उसका 50% भी अचीव कर लिया, तो बहुत होता है यार, 5-6 ट्रिलियन। अगर बिटकॉइन का मार्केट कैप हो गया तो अभी एग्जिस्टिंग से आप लगा लो 5 गुना, राइट। सो एग्जिस्टिंग मार्केट कैप अगर 1 ट्रिलियन है और आगे इसका 5 ट्रिलियन हो जाता है, $5 ट्रिलियन, तो बिटकॉइन की का रेट भी उस हिसाब से ग्रो करता है, ठीक है। सो बिटकॉइन की खासियत ये है कि जब भी इसकी किसी ने प्राइस प्रिडिक्शन करने की कोशिश करी तो इसने उसको एम्बेरस किया। एम्बेरस इसलिए नहीं, आदमी की सोच होती है छोटी कि जी इतना हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि बिटकॉइन ने ना उसको सरपास किया है प्रिडिक्शंस को, क्योंकि एक्चुअल में
होता ये कि जो लोग हैं वो डिजाइन नहीं होते, एक्सपोनेंशियली सोचने की हमें आदत नहीं होती, तो हमें लीनियर सोचते हैं हम एक्चुअली इंसान जब बचपन से ग्रूम किया जाता है तो इंसान को एक एक्सपोनेंशियली सोचने के लिए, मुझे आज तक कोई टीचर या कोई घर के अंदर ऐसा कभी माहौल नहीं मिला किसी भी घर में, इंक्लूडिंग माय ओन होम, कि जहां पेरेंट्स ने बोला हो कि एक्सपोनेंशियली सोचो। हमें यही बोला गया कि भाई ऐसे चलो, ये कोर्स करो, ये मैनेजमेंट का कोर्स करो, फिर ये करो, फिर नौकरी करो, फिर कुछ सेविंग करना और घर बना लेना, शादी कर लेना और रिटायर हो जाना और बढ़िया से कर लेना। यही होता है, यही इसको कहते हैं एक एक प्रोग्रामेटिक डिजाइंड लीनियर लाइफ। आपको कभी एक्सपोनेंशियली सोचने के लिए कभी मोटिवेट करता है। तो बिटकॉइन एक्चुअली क्या है कि आपकी सोच से डिफरेंट है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट वो हर बार जो बंदा उसकी प्रिडिक्शन करता है वो उसको गलत साबित करता है। काशी भाई, क्या आप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए सिट बैक एंड रिलैक्स वाला टाइम आ गया है कि भाई अच्छे दिन अब आ गए, अब टेंशन खत्म? देखिए, क्रिप्टो के अच्छे दिन बुरे दिन, मतलब इस तरीके से क्रिप्टो को देखना भी सही नहीं है, क्योंकि बुरे दिन का मतलब यही तो है कि एक बेयर मार्केट का मतलब बुरे दिन है और अच्छे दिन का मतलब है कि जब बुल मार्केट है। तो ये कोई भी एसेट क्लास हो उसके अंदर होता है, अच्छे दिन भी होते हैं किसी एसेट क्लास में। आज मैं बोलूं कि स्टॉक्स के भी अच्छे दिन थे और स्टॉक्स में लोगों ने बहुत पैसा कमाया। हमने हाल ही में देखा कि इंडिया के अंदर जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी मेजर जो इंडेक्सेस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सबने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और उस पे अच्छे दिन चल रहे हैं। अब जब बेयर मार्केट आएगी तो लोग कहेंगे यार बुरे दिन चल रहे हैं, राइट। तो ये ऐसे अच्छे दिन बुरे दिन हर एक में आते हैं। पेटीएम के बहुत अच्छे दिन थे, अब पेटीएम के लोग कहते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे देखा है। तो इसका इसका मतलब यही हो गया कि जब हम कहते हैं कि किसी भी चीज के अच्छे दिन ही आएंगे, तो इसका मतलब वो एसेट क्लास में कुछ गड़बड़ है। वो तो एक फिक्स्ड इनकम एफडी की तरह है, फिर तो वो नॉर्मल एसेट क्लास नहीं, क्योंकि एफडी के अंदर कोई भी चीज के अंदर जब अच्छे दिन कंटिन्यूसली आएंगे तो वो अच्छे दिन तो सिर्फ यही हो सकता है कि भाई वो कोई ट्रेडेबल एसेट नहीं है। वो एक तरीके का जैसे एफडी हो गया, उसमें जैसे फिक्स्ड इनकम हो गई, तो अच्छे दिन आएंगे मतलब कंफर्म है कि हाँ यार 6% हमें मिल जाएगा 6 साल बाद, ये अच्छे दिन आ जाएंगे हमारे। तो अच्छे बुरे दिन कुछ नहीं होता। मेन ये कि एक एसेट क्लास है और अभी अच्छे दिन चल रहे हैं और एक बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेगा। क्रिप्टो के अंदर भी हर चीज अच्छी नहीं है और इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो जहाँ पे आप बिल्कुल कंगाल हो सकते हो। तो ऑब्वियसली आपकी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज ये बहुत मैटर करती है स्पेस में, और वो स्वाभाविक भी है। अगर वो नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। फाइन काशी भाई, अब एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है। मैंने सुना है कि आपके पास 100 बिटकॉइन है, आपका पोर्टफोलियो पूरा ग्रीन हो गया वापस से। यार मैं आपके मतलब मैं तो चाहूंगा कि आप ऐसी दुआ करें कि ऐसा हो जाए, राइट। और मतलब मैं आपके शो पे थोड़ी ना होता, मैं एक्चुअल में किसी यॉट के अंदर एक गहरे समुद्र में अपने एक जहाज पे होता और वहाँ क्या क्या होता, मतलब आपको भी चलो बुला लेता मैं, और आपको मैं प्राइवेट जेट से बुलाता और आपको मैं एक पार्टी देता, मतलब ऐसा। तो मैं आपके सामने ऑब्वियसली पॉडकास्ट पे ये आपको सिखा नहीं रहा होता, मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा होता। देखिए, जिसके पास 100 बिटकॉइन है वो भी संतुष्ट नहीं है। वो ये चाह रहा है कि 1000 हो जाए, और जिसके पास 1000 है वो चाह रहा है कि 10,000 हो जाए। जोक्स अपार्ट, देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 100 या 150 या 50 या 10 या एक या आधा बिटकॉइन है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आपके पास आपके पे चेक के एक थोड़े से पोर्शन से आप शुरुआत कर सकते हो। लोगों को यही लगता है कि यार मैं तो लेट हो गया, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 50 होंगे, किसी के पास एक होगा, यार मैं तो अब लेट हो गया। इसमें लेट होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो लोगों को सिंपल बोलता हूँ कि एक बिटकॉइन का मतलब है, सपोज आज इंडिया में अगर हम देखें तो 54 लाख, ठीक है।
आप 10% के लिए टारगेट करो ना। 10%, 10वें हिस्सा, मतलब 10% ऑफ बिटकॉइन विल बी क्लोज टू 5.4 लाख। चलो आपका वो भी बजट बहुत ज्यादा है, तो आप 5% के लिए टारगेट कर लो, 0.05 BTC। तो लोगों को ये पता ही नहीं कि 0.05 भी लिया जा सकता है, राइट। अगर 0.05 आपके पास एक साथ पैसे डालने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं। आज की डेट में जितनी भी इंडिया के जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो सब आपको वो सुविधा देती हैं कि आप उसमें DCA कर सकते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो आप SIP की तरह वहां पे लगा दीजिए हर 15 दिन में कि मैं 500 रुपए का खरीदूंगा। आप यकीन नहीं जानेंगे कि आप बहुत, एक साल बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को देखेंगे, तो आप देखोगे कि आपका जो गोल था कि 0.05, तो 0.10, या पॉइंट 20, 20%, ठीक है। अपने गोल को अचीव ऐसे मत करिए जबरदस्ती कि कि मैं ये सोचूं कि लोगों के पास कितने, तो मैं तो छोड़ यार, मैं तो, अब आप भी वो गोल अचीव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस के साथ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी 115 SIPs, मतलब 115 महीने से उनकी रेगुलर SIPs जा रही हैं, 115, 117। और उनके साथ एडवांटेज क्या होता है SIP में, कि कभी तो उनकी SIP 20,000 पे भी लगी, 25 पे भी लगी, 30 पे भी लगी, 32, 35, 40, तो आज ओवरऑल वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। इस तरीके से। काशिफ भाई, ये जेन्युइन कंसर्न है लोगों की जो आप बता रहे हैं कि अभी अभी फिर से ऑल टाइम हाई पे आ गया बिटकॉइन, अब हम लेट हो गए तो कैसे इन्वेस्ट करें। एंड आप SIP की बात कर रहे हो, कोर्स एवरेज करने की बात कर रहे हो, तो क्या फिर से बुल रन के बाद डंप हम देख सकते हैं कि अब हाई पे ले लिया तो बाद में एवरेज हो जाएगा जब डंप आएगा तो? ऑब्वियसली, जब आपका कल को बेयर मार्केट आई, आज आपको डर लग रहा है कि मार्केट इतनी ऊपर है, तो आप ऊपर ले लो। आपका गोल वो है ही नहीं कि मेरे को 6 महीने में बेचना है। आप मार्केट जब करेक्ट होगी तब आप नीचे आपकी SIP थोड़ी बढ़ा के ले लो। SIP के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दो जब मार्केट डाउन हो। और जब इसमें 30-40% की करेक्शन आएगी, अभी हो सकता है 30% की करेक्शन आ जाए, तो आपको अपनी SIP के अलावा भी आपको कुछ अमाउंट डाल देना चाहिए। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका गोल बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। अभी कोई ट्रेन छूटी नहीं है। अभी तो आप ये देखिए कि बिटकॉइन को शुरू भी नहीं हुआ है। अगर बिटकॉइन कितनी बड़ी मार्केट को एड्रेस कर रहा है, थोड़ा इंफॉर्मेशन को खंगालिए कि दुनिया में एट द एंड ऑफ द डे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अयाज जी हो जो जॉब करते हैं एक संस्था के अंदर, या कोई एक ऐसा इंसान जो नारियल पानी बेच रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, उससे हम कुछ अर्निंग करें। आपने अर्निंग करी, अर्निंग करने के बाद आपके कुछ एक्सपेंस हैं, आपने वो एक्सपेंस पे ऑफ करने के बाद फिर एक आपका नेट अर्निंग बची, नेट जो डिस्पोजेबल इनकम है। अब वो जो इनकम है, हर बंदा ये चाहता है कि यार अब ये छोड़, जो मेरे पास पैसा बचा है खर्चे निकालने के बाद, कि यार मैं इसको अब इन्वेस्ट कर दूं। तो फिर वो क्या करता है, वो अभी तक 2008 से पहले वो इन्वेस्ट करता था रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सिल्वर, फिर अच्छा जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो आपकी तरह नहीं करते इन्वेस्ट। वो क्या करते हैं, अमीर लोग करते हैं MF हुसैन की पेंटिंग, ठीक है। अमीर लोग करते हैं गाय टुंडे की पेंटिंग। फिर अमीर लोग करते हैं 14 करोड़ की घड़ी, ठीक है। अमीर लोग करते हैं 20 करोड़ की कार, या विंटेज कार, ठीक है, जो चलती नहीं है लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुई थी साहब, उनके घर के बाहर मेंशन में खड़ी होती है, तो 50 लोग आके सलामी ठोकते हैं कि भाई देखो वर्ल्ड वॉर 2 की गाड़ी खड़ी है। तो अमीर लोग विंटेज चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर आदमी को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की जरूरत है, और ये इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट्स जो हैं इसके मार्केट साइज है 900 ट्रिलियन, 900 ट्रिलियन है। अब आपके ऊपर है कि बिटकॉइन अभी 1 ट्रिलियन पे है उसका मार्केट कैप। सामने जो उसकी मार्केट है, इन्वेस्टेबल मार्केट साइज, वो है 900 ट्रिलियन। तो अगर उसमें से 5%, 4% भी इधर, मतलब आप डाइवर्ट होता है, 900 ट्रिलियन का 5% कितना होता है? आप खुद अंदाजा लगा, राइट। तो
व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप अ, अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ट्रेन तो छोड़ो, ट्रेन तो अभी शुरू भी नहीं हुई है मतलब। बट अगर आप इसको आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे बिल्कुल कि यार अभी एक्सचेंज पे क्या था और क्या है, हाँ तो यार घबराने वाली बात है कि अभी तो बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव एक डेकेड के हिसाब से आप सोचते हो, एक 8 इयर्स 9 इयर्स के हिसाब से, और वो भी अपनी अर्निंग का बहुत छोटा सा परसेंटेज आपको एलोकेट करना है, कोई आपको फोमो नहीं करना है, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार एक नई एसेट क्लास के अंदर में छोटा सा एक रिस्क ले सकता हूं। अगर आपके पास ये क्षमता है सोचने की और लंबा होराइजन है एक डेकेड के हिसाब से, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं ये पॉसिबल है। कशिश भाई, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सो बिटनिंग के व्यूअर्स एंड हमारे जो व्यूअर्स है वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो। यार देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आपको सबसे पहले तो बेसिक चीजें आपको सही करनी चाहिए, जिसमें से आपकी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, फिर आपकी कुछ जो आपके पीएफ वगैरह जो चल रहा है, अगर आप जॉब में चल रहे हो कर रहे हो, ठीक है, आपके पीपीएफ अगर चल रहा है, या आपका कुछ और जो आपके ट्रेडिशनल फाइनेंस में ऑलरेडी जो चीजें चल रही हैं, उनको कभी भी बंद करके या क्लोज करके या उनको यहाँ पे पिवट नहीं कराना है कि ऐसा नहीं करना है। वो तो आपकी जो चल रहा है, फिर आपकी कुछ रियल एस्टेट में भी आपका अपना घर भी चाहिए रहने के लिए, जहाँ आपकी एक छत हो, जहाँ आप जिसको आप अपना घर कह सको, जहाँ आप रहते हो, आपकी रियल एस्टेट भी है, ठीक है। तो ये सब चीजों के अलावा फिर आपको, क्योंकि ये एसेट क्लास अपने ऑल टाइम हाई से 70% ड्रॉ डाउन भी करती है, हमें अभी एक्सुबरेंस को नहीं देखना चाहिए। और 70-75% में जो लोग तो पुराने हैं क्रिप्टो में, उन लोगों को पता है कि ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो 70% डाउनग्रेड देख के वो घबरा जाते हैं और वो लॉस में माल बेच देते हैं, लॉस में बेच के चले जाते हैं। और 1,000 दिन तक ये बियर मार्केट आ सकती है। अब मतलब जो करंट बियर मार्केट थी वो 900 डेज लिए उसने। क्या 900 दिन कितने लोगों में पेशेंस होती है, और 900 दिन के अंदर अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो इसलिए इस एसेट क्लास में आपको वही पैसा लगाना चाहिए जो आपको लगता है कि मुझे अगले 5 साल में उस पैसे की जरूरत नहीं है। मतलब अगर वो नहीं भी मिला मुझे पैसा, एक तरीके से 5 साल का लॉक इन है। अगर आपको वो लॉक इन पीरियड के लिए आप तैयार हो, आप अपने माइंड में बना लो कि ये मेरा लॉक इन है, तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि ये मुझे पैसे की जरूरत है, कभी भी पड़ सकती है जरूरत, तो देन यू आर इन द रॉन्ग स्पेस। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काशिफ भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं कि लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से बुल रन है तो सभी दोबारा से लौट के आ रहे हैं। तो इंडिया में इंडियन एक्सचेंजेस को अगर हम देखें तो उनकी बड़ी बुरी हालत है यार। कभी तो कोई बंद हो जा रहा है, किसी के अगेंस्ट ईडी ने केस फाइल किया हुआ है, कोई अपडेट ही नहीं हो रहा है। मतलब तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ना काफी कंफ्यूज हैं कि भाई क्या ये एक्सचेंजेस सेफ है। नहीं, ऑब्वियसली इंडियन एक्सचेंजेस में वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, ये अच्छी एक्सचेंजेस हैं। एक मेरा ख्याल मुद्रेक्स है, और कॉइन स्विच कुबेर है। राइट, कॉइन स्विच कुबेर बहुत अच्छी है। मतलब ये तो यूनिकॉर्न्स हैं, कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच कुबेर। वजीर एक्स काफी पुरानी है, मुद्रेक्स है, जियोटस है, ऊनो कॉइन है। ये 4-5 है। मतलब ऊनो कॉइन तो सबसे पुरानी है, 2013-14 से है, इंडिया की पहली क्रिप्टो एक्सचेंज है ऊनो कॉइन। जेपे है। तो आप इनमें किसी में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा जो इंटरफेस वगैरह अच्छा है वो वजीर एक्स और कॉइन डीसीएक्स अच्छे इंटरफेस वाली एक्सचेंजेस हैं। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। काशिफ भाई, चले यूजर्स जो है वो एक्सचेंज पे चले गए, वहां से उन्होंने क्रिप्टो खरीद लिए, बाय कर लिए, बट उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए क्रिप्टो खरीदने के बाद भी? अपने क्रिप्टो को वो प्रोटेक्ट कैसे करें? क्या है सेल्फ कस्टडी जो होता है वो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे कि अपने क्रिप्टो अपने पास रखे जाए? देखिए, सेल्फ कस्टडी हर एक के बस की नहीं होती, रिकमेंडेड भी नहीं है। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है नए लोगों के लिए क्योंकि ये आसान काम नहीं है। इट्स लाइक गोल्ड को लोग सेल्फ कस्टडी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसको लॉकर में ही रखते हैं बैंक के, क्योंकि उनको ये होता है कि घर पे रखेंगे तो पता नहीं कि चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। राइट। तो ऐसे ही बिटकॉइन का है, कहना आसान है, प्रेफरेबल तो यही है, लेकिन
हर एक के बस की नहीं होती। उसको सीखना चाहिए पहले, और कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। आसान प्रोसेस भी होता है, लेकिन हर एक को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये कहना, ये इंसान अपने आप ही इवेल्युएट करे कि उसकी जो नेटवर्थ है वो कैसे, क्योंकि एक्सचेंजेस पे ऑब्वियसली इश्यूज हमने देखे हैं पास्ट में। खासकर जब इशू, अगर कोई भी एक्सचेंज क्लियरली ये नहीं बताती है कि इन केस ऑफ बैंक करप्सी वो क्या करेगी, राइट। किसी भी एक्सचेंज को मैंने ओपनली कहते हुए आज तक नहीं देखा। वो कहते हैं नहीं, हम सेफ हैं, हमारी फंडिंग है, हम रनवे बहुत है, ये है। लेकिन ऑब्वियसली इश्यूज तो रहते ही हैं। सेंट्रलाइज एंटिटी कस्टोडियल है ना वो अल्टीमेटली। अब कस्टोडियल जो भी होते हैं वहाँ इश्यूज तो रहते ही हैं। बैंक्स को भी हमने देखा है बैंक करप्ट होते हैं बैंक्स, जबकि बैंक के अंदर, बैंक करप्सी के अंदर तो बैंक है, तो बैंक को तो बैंक करप्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बैंक्स भी होते हैं। तो जब बैंक्स भी होते हैं तो एक्सचेंजेस तो क्या चीज है। बट ऑब्वियसली आपको उतना फोमो या डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मेन ये है कि सीखना पड़ेगा आपको, बिना सीखे तो नहीं है। काशी भाई, पूरी दुनिया की हमने बात कर ली, अब इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो को लेके इस वक्त क्या चला है गवर्नमेंट साइड पे। गवर्नमेंट कैसे क्रिप्टो को देख रही है? G20 मीटिंग कब की खत्म हो गई? क्या कुछ बेटर होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है इन फ्यूचर? इंडिया में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, इलेक्शंस टाइम है। बाकी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ब्रिक्स का, जैसे आज ही आई है खबर कि ब्रिक्स इज इवेल्युएटिंग कि वो अपना पेमेंट सिस्टम डॉलर को काउंटर करने के लिए शायद क्रिप्टो पे बनाएंगे या ब्लॉकचेन पे बनाएंगे। ठीक है, डॉलर को काउंटर करने के लिए। प्लस अभी मैंने देखा है कि आपका ओएनडीसी जो कि इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ओपन ई कॉमर्स के लिए, कुछ सोलाना के साथ दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग ऑन सोलाना। ये सरप्राइजिंग है। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पे वेब 3 का यूज केस एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो गया है ग्राउंड पे, बट खुल के गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। मेरा ये मतलब मानना है कि ब्लैक रॉक जिस हिसाब से ये बिटकॉइन के स्पॉट ETF बड़ा होता जा रहा है, अब इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। ट्रेडिशनल फाइनेंस यूएस का जो है, वो बड़ी बड़ी एंटिटीज इसके अंदर एंटर कर गई हैं। अल्टीमेटली लोगों की डिमांड है, इन्वेस्टर भी बोल पूछेगा अपने फंड हाउस से, अपने फंड मैनेजर से, इंडिया में भी पूछेगा कि वाई वी आर नॉट हैविंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। दे विल आस्क, बिकॉज देखिए ब्राजील में जैसे बिटकॉइन का स्पॉट ETF हो गया, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, कई जगह पे आ चुका है। सो इंडिया विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमें भी क्या एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए या जरूरत है प्रोडक्ट की। इंडिया का हमेशा से कंसर्न ये रहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का स्पॉट ETF एक तरीका भी है। वो ऐसे कि भाई कंज्यूमर डायरेक्ट खरीद नहीं रहे, कंज्यूमर ने बिटकॉइन ETF खरीदा, आप खरीद रहे हो कंज्यूमर के लिए। मतलब जैसे सपोज करो यहाँ पे कल को बजाज म्यूचुअल फंड वो कहता है कि जी मैं खरीद रहा हूँ, तो ठीक है, दे आर बाइंग इट ऑन योर बिहाफ। सो मेरे को लगता है कि यहाँ स्पॉट ETF ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है बाकी देशों को सोचने पे। काशी भाई, मैं बिटनिंग पर आपके एक डिस्कशन सुन रहा था कि अगले कुछ वक्त में मेटा, amazon, नेटफ्लिक्स, एप्पल जैसी जो बड़ी फर्म्स हैं वो भी वेब 3 पे आ जाएंगे। यार अगर ऐसा हो गया तो फिर और क्या चाहिए? आना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजर जो हैं वो एक तो वेब 3 नेटिव जो एप्लीकेशन उनको यूज कर रहे हैं। और कल को आपको जो ये जो जैसे नेटफ्लिक्स का केस हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, वैसे तो बहुत लंबा है, उसके लिए एक सेपरेट कभी सेशन कर लेंगे। बट ग्लोबली जो कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू जब हर देश से आते हैं, तो क्योंकि उन देश की लोकल करेंसीज गिर जाती हैं डॉलर के सामने, तो वहां से उनको लॉस हो रहा है। तो उनको फिर क्या करना पड़ता है कि नेटफ्लिक्स तो अपने रेवेन्यू को डॉलर में ही देखता है ना, लेकिन जब उसको इनकम जो है वो डॉलर में, जब वो लोकल करेंसी में लेता है, जैसे वो $10 का उसका प्लान है, और $10 के सामने किसी पर्टिकुलर देश की करेंसी एक साल के अंदर 30% गिर गई डॉलर के अगेंस्ट, तो उस तो जब वो वहां पे बढ़ाने की कोशिश करता है अपना रेवेन्यू, तो या अपने रेट्स, तो उसकी सब्सक्रिप्शन फॉल हो रही है।
तो ये इश्यूज हैं, ये तभी रिजॉल्व होंगे जब इंटरनेट के ऊपर बनी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो इंटरनेट की करेंसी का इस्तेमाल करें। थैंक्स काशिफ भाई फॉर दिस, मतलब बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन आपके साथ रही। हमेशा ऐसी होता है जब भी यहाँ पर हम बात करते हैं, बड़ी लंबी हो जाती है कॉन्वर्सेशन, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उसमें निकल के सामने आती है और व्यूअर्स भी काफी पसंद करते हैं। विल ट्राई कि बड़ी जल्दी आपसे जुड़े एंड फिर से जितनी भी अपडेट्स और आएंगी अगले हफ्ते या फिर कहिए जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी उन पर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। मैं व्यूअर्स को कहूंगा आप देखते रहे स्विच, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड टू क्रिप्टो एंड कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो डू कमेंट सेक्शन में आप बताना, फिर विल टेक दैट क्वेश्चन और फिर उससे बात करें।